रोको रोको मुसलमानों, रोको ओवैसी को, मत जाने दो। ईमान से बता रहा हूं, मत जाने दो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम बाद में कर लूंगा, लेकिन मत जाने दो। इसका पोपट बनाया जा रहा है, इसको ट्रैक किया जा रहा है। ये जो मुर्गी है दाना चुग गई है यार, रातों रात में खेल बदल गया। सुन के जाना क्या हुआ है तुम्हारे ओवैसी के साथ, और प्लीज हैदराबाद जाओ, घर के सामने लेट जाओ इसकी गाड़ी के साथ। इसको एयरपोर्ट में जाने देना, बता रहा हूं, बड़ी बेइज्जती होने जा रही है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। कल जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसके बाद एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया। उन्होंने कहा कि भैया ये है। तो मैं कहने लगे साहब मुस्लिम बहुत खुश हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, जो मछली है वो चारा खा गई है, क्योंकि कल शाम तक चीज बड़ी साफ हो गई थी। और मैंने कहा मैं कल आके बताऊंगा। यार गजब बेइज्जती, गजब गेम खेल दिया है मोदी जी ने इस गरीब आदमी के साथ। भाई आज मैं तहे दिल से मोदी के इसके साथ खड़ा हूं, ओवैसी के, क्योंकि यही मुझे बहुत कंटेंट देता है और इसको बिल्कुल बेकार कर दिया मोदी जी ने। मेरे भाई पता है क्या गेम हुआ है? कल तक जितना मीडिया कवर कर रहा था, जितने माइक लोगों के लग रहे थे, उसमें नंबर 1 का माइक किसको लग रहा था? नंबर 1 का माइक लग रहा था ओवैसी का, और शशि थरूर साहब नंबर 2 पर थे। बाकी जो थे उनके माइक लग ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा यार ये मोदी जी एक डेलीगेशन का बिल्कुल जिम्मेदारी ये ओवैसी को दे रहे हैं, ये तालमेल ही नहीं खा रहा है। और दोनों बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। ये भी मैंने बोला था कि साहब या तो इस बात में मोदी इसको ट्रैप कर ले जाएंगे, या वफ की लड़ाई में, यूसीसी की लड़ाई में, फलानी लड़ाई में, ये जिसने एक क्रैश कोर्स किया है राष्ट्रवाद पर, ये कोई अपना एजेंडा चलाएगा। यही बात तो कल के वीडियो में हुई थी। तो साहब जब शाम को खबरें आनी शुरू हुई तो यार मैं चौंक गया। 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं। सुनो कहानी क्या है। 7 डेलीगेशन बनाए गए हैं, 32 मुल्क जाएंगे। मजे की बात यह है, कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए थे, बीजेपी ने सिर्फ उसमें आनंद शर्मा को एक्सेप्ट किया और बाकी 3 को रिजेक्ट करके मनीष तिवारी, अमर सिंह और सलमान खुर्शीद को ले जा रहे हैं। तो एक तो मोदी जी ने इंटर पार्टी दुश्मनी खड़ी कर दी इस गेम के, इस दांव के चलते, पहली चीज। दूसरी चीज, सबको अपनी लीडरशिप की छतरी के नीचे लाके खड़ा कर दिया, एटलीस्ट इंटरनेशनली, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, जो 7 लोगों की टीम लीड बनी है, और टीम लीड के बाद एक इनका नंबर टू जैसा होता है ना, कैप्टन वाइस कैप्टन, वो भी बना है। तो भैया टीम कौन लीड कर रहे हैं? अब पहले आप सोचिए कि 1.5 दिन से किस तरह से ओवैसी को कवर करा जा रहा है। अच्छा, जिम्मेदारी उसके कंधों पर इतनी आ गई है, अब उसका जरा आप बॉडी लैंग्वेज देखिए और किस तरह से वो बयान दे रहा है। जरा पहले ये सुनो मजेदार। ये देखिए, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हम लोग MIM पार्टी, NCP पार्टी या वो पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़रूर है, एक पार्टी के तरफ से इलेक्ट हुए हैं, बट ये जो काम है हम अपने मुल्क की नुमाइंदगी करने, मुल्क में क्या हो रहा उन देशों में जाके बताने के लिए, कैसा हमारे मुल्क में हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। हाँ, तो आप लोग भी ये मान के चल रहे थे। अब हुआ ये कि जो 7 टीमें बनी हैं, एक टीम को लीड कर रहे हैं शशि थरूर, एक टीम को लीड कर रहे हैं रविशंकर प्रसाद साहब, एक टीम को लीड कर रहे हैं संजय कुमार झा, बहुत से लोग आप पहचानते नहीं होंगे, एक टीम को लीड कर रहे हैं बैजयंत पांडा जी, बहुत से लोग आप नहीं पहचानते होंगे, एक टीम को लीड कर रही हैं कनिमोजी जी, आप लोग जानते होंगे, एक टीम को लीड कर रही हैं सुप्रिया सुले, आपकी NCP की, आप लोग जानते होंगे, और एक टीम को लीड कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। ये तो हो गए 7 टीम लीडर। इसके बाद ओवैसी साहब की ड्यूटी कल तक ऐसे दिखा रहा था जैसे पूरे देश की जिम्मेदारी इसके कंधों पे आ गई। इसके कंधों पे मोदी जी ने दे दी हो। और मीडिया भी देखो क्यों दी जिम्मेदारी ओवैसी को। ओवैसी को दी बड़ी जिम्मेदारी। अबे थंबनेल होने चाहिए थे, ओवैसी को मोदी ने काम पर लगाया। अब इनका एक सब लीडर्स का एक असिस्टेंट भी है। तो जो हमारे बैजयंत पांडा जी हैं,
इनके अंडर में हमारे ओवैसी साहब जा रहे हैं और इस टीम का जो सेकंड इन कमांड है वो निशिकांत दुबे जी है। तो टेक्निकली पांडा जी और निशिकांत दुबे जी के अंडर जो 7 आदमी जा रहे हैं, यानी 6, 2 तो ये ऊपर के हो गए, 5 आदमी बचे, उसमें हमारे हैदराबाद के सांसद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी शामिल हैं। अब मजे की बात यह है, हमने कहा भैया ऐसा है कि इतने करीबन 60 लोगों की टीम बनी है, इतने लोगों में अगर आपने ओवैसी साहब को चुना है तो चलिए यही बहुत बड़ी बात है। तो जब मैंने और डिटेल पढ़ी तो पता चला कि हर ग्रुप में एक मियां भाई को डाला गया यार अच्छा काम पे लगाया मोदी जी ने सबको, कसम से यार। इनको हर मियां भाई को एक डाला गया है और ओवैसी साहब को जो सर्किट मिला है वो मिला है कुवैत का, बहरीन का, अल्जीरिया का और सऊदी अरेबिया का। इस सर्किट तक का लीडर पांडा की लीडरशिप में तुम्हारे और हमारे जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब काम पे लगाए गए हैं मोदी के आदेश पर, और जाके वो बोलेंगे जो बताया गया है कि सुनो तुम्हें यही बोलना है वहां पर जाकर, और जो तुम पहले बोला करते थे। कल भी एक कंपाइलेशन दिखाया था, आज भी एक कंपाइलेशन बड़ा इंटरेस्टिंग देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों से बड़ा एक चटपटा सवाल पूछूंगा, पहले कंपाइलेशन देख लो। और ये बता दिया गया है कि सुनो ये जो तुम बकवास यहां करते हो ना, कि अगर वहां पर करी तो सुनो क्या बोला करते थे। ये पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई है। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये एक मिनिस्टर को जेब नहीं देता, मगर हमको उम्मीद है इनसे, इसलिए कि इनकी जहनीत यही है कि जहां इनको मुसलमान नजर आता इनको लगता है कि टेररिस्ट है। तो अब इसका इनके दिमाग का इलाज तो हम इस तरह का नहीं कर सकते। सर, आई एम कॉशनिंग एंड वार्निंग दिस गवर्नमेंट। आई एम कॉशनिंग एंड वार्निंग दिस गवर्नमेंट। इफ यू ब्रिंग and make a WAF law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. मेरे पास ये आए हैं, मैं बताना चाहता हूँ पूरे देशवासियों को कि ये है मोदी का न्यू इंडिया, जहाँ पर अगर एक मुसलमान दाढ़ी और टोपी पहन के ऑटो चला रहा है, रात को अपने काम के लिए निकला है, तो उसको चुनिंदा गुंडे रास्ते में मिलते हैं, इसको दाढ़ी खींचते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान जा। गुजरात में ये कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके। जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूबकर जालिम बन चुके हो। क्या मेरी इज्जत नहीं है? आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। पार्लियामेंट में खड़े होके बोल रहे हैं कि इस देश में वक्फ बोर्ड के चलते लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। बोल रहे हैं ना, मतलब मैं तो कोई अपने तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा हूं ना। और मोदी जी ने ऐसा काम पर लगाया कि बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इस देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहता है। तो मैं तो फिर कहता हूं मोदी जी आप एक बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। इसके जितने बयान हैं यार वो तो कम से कम डिलीट करा दो सोशल मीडिया से। अगर इस तरह के बयान कि मुसलमानों को घेर घेर के मारा जाता है, देख देख के मारा जाता है, ये हिंदुस्तान नहीं मुसलमान के लिए एक जेल खाना है। कल मैंने सुनाया था जो यहूदियों के साथ हिटलर नाजी ने किया था वही बीजेपी मेरे साथ कर रही है। यार ये तो डिलीट करवा दो ये सारे क्लिप। इसके सामने सऊदी अरेबिया में किसी ने चला दिए बड़ी स्क्रीन पर कि सुनो इधर आओ तो तुम काम पे लगाए गए हो, इधर आओ चार मीनारा के। यार ये बताओ ये जो है ये सब क्या है? तो ऐसा ना हो अगला अपना पासपोर्ट फाड़ दे और वहीं रुक जाए। तो भैया पहले इसके सारे ये क्लिप हैं ये कैंसिल करा दो। अब ये मेरा सवाल है आप लोगों से, अब इसमें दो तरह से ट्रैप है। एक ट्रैप, इसका जवाब जरूर देना इस सवाल का। एक ट्रैप ये है कि जो इसने राष्ट्रभक्ति का क्रैश कोर्स किया है, मुझसे किसी ने पूछा कि रिजवान भाई अब आप देखिए आप पाकिस्तान, सीरियसली पूछा कि आप पाकिस्तान को ज्यादा टारगेट नहीं करते हैं। मैंने कहा यार मैं थक गया, मैं पाकिस्तान को टारगेट करने वाले का लिस्ट बनाई जाएगी मतलब 50 साल में,
तो उसमें सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। मैं सबसे ज्यादा वेटरन आदमी हूं उन लोगों में। मैं तो 30 साल से टारगेट कर रहा हूं। अगर एक साल में 2 बार भी टारगेट किया तो समझ लो 60 बार मैं पाकिस्तान को टारगेट कर चुका हूं। ये सही, आप मैंने उनसे बोला आप सही कह रहे हैं। मैं अब इन लोगों के साथ डिबेट में भी नहीं जाता। इनकी डिबेट में बेइज्जती करनी, ये करनी मुझे अच्छी नहीं लगती। आई हैव ग्रोन माई सेल्फ आउट ऑफ इट। तो ओवैसी को ये सारे काम जो मैंने 30 साल में किए उसे 30 दिन में करने थे। तो क्रैश कोर्स समझते हो, जैसे इंग्लिश का भी क्रैश कोर्स होता है कि आइए आपको 3 महीने में इंग्लैंड जाने वाली इंग्लिश सिखाएं। तो ये इसी तरह से राजभक्ति का क्रैश कोर्स में लगा हुआ था। तो अब मेरा जो आप लोगों से सवाल है वो ये है कि ये सब मामला जब ठंडा पड़ जाएगा इंशाल्लाह, तो जो यूसीसी का मामला है, ज्ञानवापी का मामला है, देश में पाकिस्तान छोड़ो, देश में देश विरोधी मानसिकता जो पनप रही है उसका मामला है, इस आतंक के पीछे जियोपॉलिटिक्स जिसको भू राजनीतिक बोला जाता है वो कारण है या मजहब कारण है, ये इस्लामिक टेरर है या पॉलिटिकल टेरर है, इस तरह के डिस्कशन जो बहुत होते हुए आए हैं। या तो इन सारी बातों में ये अपना देशभक्ति का क्रैश कोर्स दिखाकर मोदी गवर्नमेंट पर भारी पड़ जाएगा, यानी उनको सुपर इम्पोज करेगा, ओवरवेल्म करेगा कि अब आप ये वक्फ और इसकी यूसीसी की क्या बात कर रहे हैं। देश जब एक मंच पर आ गया है तो इन चीजों से आप देश को क्यों बांट रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं। एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी अपनी जगह एक है पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब सब चीज सेटल हो जाएगी, लौट के आएगी, और इसने इस टाइम देशभक्ति की और देश की एकता की बड़ी कस्में खाई हैं। अब जैसे इसने बोला कि हमारी वक्फ की संपत्ति को तुम छीनना चाहते हो, लोग कहेंगे सर आप इतने देशभक्त आदमी हैं, सब आप पर यकीन करते हैं, आपकी इतनी तारीफ करते हैं, ये सब आप क्यों बोल रहे हैं। तो कहेगा हाँ हाँ ये बात तो है, देशभक्तों में हूं। तो हो सकता है आगे जाकर देशभक्ति की पर्चीज के ऊपर इतनी बड़ी फटे कि ये पूरी अपनी राजनीति से ही भटक जाए। अब मान लो इसने कहा कि साहब एनआरसी में नहीं होगा और सीए में तो मुसलमान भी आने चाहिए पाकिस्तान से, लोग कहेंगे साहब पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, आप ही इतने दिन बोल के गए, आप राष्ट्रभक्त आदमी हो भाई। कहेगा हाँ हाँ सॉरी मैं राष्ट्रभक्त आदमी हूं। ये याद है ये टेरर जो सस्पेक्ट पकड़े जाते थे, इसने हैदराबाद में जो आईसिस के पकड़े गए थे उनको इसने कहा था मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, और करीबी थी। बार बार टेरर में जो लोग पकड़े जाते हैं, कभी एटीएस पे सवाल उठाता है, कभी एनआईए पे उठाता है। अब ये जैसे उठाएगा लोग कहेंगे सर आप देशभक्त आदमी, कहेगा अच्छा सॉरी, अच्छा चलो कोई और बात कर। तो इसकी ये जो भी बात करेगा इस किस्म की, इसको यही जो इसने क्रैश कोर्स किया है देशभक्ति का, ये याद दिलाकर इसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी डाल दी जाएगी देशभक्ति की अब कि इसको बता दिया जाएगा बस देशभक्ति तुम्ही से है मेरे भाई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, यूसीसी हो गया, लोग कहेंगे साहब ये देशभक्ति है, देश के लिए यही अच्छा है और आप देशभक्त हो, तो ये वहां एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। और अगर वहां इसने बवाल किया तो अब जो इसने 30 दिन में देशभक्ति की डायलॉग बाजी मारी है वो इस पर उल्टी पड़ जाएगी। लोग कहेंगे साले तुम बड़े दो कौड़ी के आदमी थे, देशभक्ति की बात कर रहे थे, अब आतंकियों को तुम फाइनेंस कर रहे हो, जो आतंकी जेल भेजे जा रहे हैं उनको तुम लीगल सपोर्ट दे रहे हो। एटीएस जो आतंकियों को पकड़ती है, जो लोग पकड़े जाते हैं, तो एटीएस पे तुम सवाल उठाते हो, तुम क्या नौटंकी कर रहे थे। तो 2 ऑप्शन है, एक तो यह है कि इन सारे मामलों को लेके गवर्नमेंट कुछ बैकफुट पर आ जाएगी क्योंकि ये नया देशभक्त डिक्लेयर हो गया है। दूसरा मामला यह है कि इसको इतना चढ़ा दिया गया है चने के झाड़ पर कि ये देशभक्ति का झाड़ की एक पतली सी टहनी पकड़े लटका रहेगा और नीचे से, समझ रहे हो ना, ये लटका रहेगा और नीचे से, समझ रहे हो ना, और ये भी नहीं कह पाएगा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है जो अब 20, 25, 30 दिन बाद सब चीज ठीक हो जाए तो जब फिर से देश के मुद्दे उठेंगे, जहां ये मातम क्या करता था अपना सीना पीट पीट के, देखना मुझे ये एज अ सोशल रिलीजियस कमेंटेटर कि आगे जाकर ये जो इसको 1-2 कौड़ी की जिम्मेदारी दी गई है होता क्या है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। और हाँ, इसको चाहने वालों याद रखना, लाइन लगी होगी 8 आदमियों की, सबसे आगे पांडा होंगे, उसके बाद दुबे जी होंगे, उसके बाद कोई और होगा, उसके बाद तुम्हारा नित्य हाथ बांधे खड़ा होगा। और किसी ने इससे कह दिया अच्छा सुनो बाहर निकल के आओ लाइन से, ये बताओ ये तुम्हारे जो क्लिप्स हैं इसके बारे में तुम्हें क्या कहना। तो ये अपनी शेरवानी के अंदर से एक पॉलिश निकालेगा काली, यूं करेगा।